गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आपको याद होगा बच्चों, लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस द चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हमने देख ली थी और आज की क्लास में हम इसके बच्चों क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वहीं पे हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स गो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक पे या फिर आप अपनी स्क्रीन पर स्मार्ट बोर्ड पर देख पा रहे हैं। द क्वेश्चन इज, पुट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर एंड राइट देम आउट इन अ पैराग्राफ। डोंट रेफर टू टेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझिए। ये क्या कह रहा है? आपके पास यहाँ पे कुछ सम सेंटेंसेस हैव बीन गिवन टू यू। These are the sentences: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Seven sentences are given to you, but these are not arranged properly. ये सही order में arrange नहीं है। आपको you have to do that. You have to first of all arrange them in a proper order in which they were written in the textbook. और फिर उसके बाद आपको इनको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। देखो, पहले क्या कहा गया? राइट ऑर्डर में अरेंज करो एंड देन राइट देम आउट इन अ फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की फॉर्म में इन्हें लिखो। और साथ ही साथ एक और चीज बोली गई है, डू नॉट रेफर टू द टेक्स्ट। ऐसा करते हुए आपको अपनी टेक्स्ट बुक को, अपनी किताब को रेफर नहीं करना, यानी कि आप पीछे किताब के पन्ने पलट कर नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर को कितने बखूबी समझा है, कितने अच्छे से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लास्ट क्लासेस में समझी है या उन्हें पढ़ा है। ठीक है? तो कोई भी स्टूडेंट पीछे अपने पन्ने पलट कर नहीं देखेगा। सिर्फ और सिर्फ हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इनका सही ऑर्डर था अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? आई होप यहां इतना क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू दीज सेंटेंसेस एट फर्स्ट। ठीक है, एक बार इन सेंटेंसेस से गो थ्रू कर लेते हैं। पहला है, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। ठीक है, तो मतलब जान लो बच्चों। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पे, मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर तो इनके गलत है, लेकिन हम इसको समझते हैं। तो आई शेल बी सो ग्लैड, यानी कि मैं आज बहुत खुश होंगी जब आज का दिन क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। तो याद करो स्टूडेंट्स, स्टोरी में ऐसा कौन कहता है और कब कहता है और क्यों कहता है? So these words, yeah, this sentence is said by the little girl who was blindfolded at that day when the author visited the school. जिस दिन ऑथर स्कूल विजिट करते हैं, जिस लड़की को ब्लाइंड फोल्ड कर रखा होता है, जिस छोटी बच्ची को ब्लाइंड फोल्ड कर रखा होता है, वो ये कहती है कि काश आज का दिन कैसे भी करके गुजर जाए, ओवर हो जाए। और वो ऐसा क्यों कहती है? द रीजन बिहाइंड वॉज दैट शी वॉज ब्लाइंड फोल्डेड दैट डे, इट वॉज हर ब्लाइंड डे। ये उसका क्या था बच्चों? ये उसका ब्लाइंड डे था और आज उसे कैसे एक्ट करना था? एक ब्लाइंड पर्सन की तरह एक्ट करना था, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी फ्राइटनिंग फॉर हर, जो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा डरावना भी था। वो कहती है, वो साथ ही साथ हमें बताती है कि डेफ होना, डम होना, इवन लेम होना इज वेरी इजी। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी फन टू डू। इन सब कामों में मजा आता है, लेकिन ब्लाइंड होने में बिल्कुल मजा नहीं आता। बहुत ज्यादा डर लगता है कि कब जस्ट नेक्स्ट सेकंड में हम किसी चीज से टकरा जाएंगे एंड वी विल गेट हर्ट। ऐसा वो कहती है, उसे बहुत डर लग रहा होता है, इसलिए वो चाह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ कैसे भी करके आज का दिन ओवर हो जाए। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस याद आ गया होगा टेक्स्ट बुक में ये सेंटेंस कहाँ था। क्लियर है? Now let's see the second sentence. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess.
These are the same lines, these are the lines said by the same little girl who was blindfolded. जिसको ब्लाइंड फोल्ड किया गया था, जिस लड़की को, वही लड़की ये लाइंस कहती है। जब उसे ब्लाइंड फोल्ड करा था, उसके लिए एज अ ब्लाइंड एक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो वो ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हमारी लेग टाई की जाएगी, यानी कि जिस दिन हमारा लेम डे होगा, वो दिन ज्यादा आसान होगा, क्योंकि सिर्फ एक क्रच लेकर के आपको पूरा दिन भर क्या करना है, हॉपिंग करनी है। हॉपिंग मतलब उछलना है, एक जगह से दूसरी जगह पे उछलना है। एंड एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, कि बच्चों का तो फेवरेट काम होता है उछलना, एक टांग में उछलना। इवन दे प्ले गेम्स लाइक, इस तरह के गेम्स भी वो लोग खेलते रहते हैं कि एक टांग पे उछल के दूसरे को पकड़ना है। तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, लेकिन बच्चों के लिए बड़ी बात क्या है, एज अ ब्लाइंड एक्ट करना और एज अ डम एक्ट करना, क्योंकि बच्चे बिना बोले नहीं रह सकते। ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए। एंड इवन फॉर द ब्लाइंड एक्टिंग एज अ ब्लाइंड पर्सन, उसके लिए भी काफी विल पावर चाहिए थी। जबकि एज अ लेम एक्ट करना उनके लिए बहुत आसान था, क्योंकि बच्चे ये सारे गेम खेलते रहते हैं। आपने देखा होगा, एक टांग पे उछलना या एक टांग पे उछलते उछलते रेस करना, एक दूसरे को पकड़ना। दीज आर द कॉमन गेम्स अमंग द चिल्ड्रन। ये बच्चों के बीच एक क्या होते हैं, आम से खेल होते हैं, जिन्हें वो खेलते रहते हैं। तो इसलिए वो कहती है कि क्रच को लेकर के उछलते रहना पूरे दिन भर जस्ट सीम टू बी लाइक अ फन। इसे देखकर फन आता है, और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना कि एक ब्लाइंड होना मुश्किल है। तो सेकंड सेंटेंस ये था बच्चों। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। I do not think I will mind being deaf for a day, at least not much. फिर वो ये भी कहती है कि अगर मुझे किसी दिन डेफ, जब मेरा डेफ डे होगा, जिस दिन मुझे बहरा बना दिया जाएगा, तो आई विल नॉट माइंड बीइंग डेफ। मतलब मुझे डेफ होना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, उतनी परेशानी मुझे इसमें नहीं होगी। क्योंकि डेफ होने में आपको देखो ज्यादा कुछ परेशानी नहीं करनी है, बल्कि ये तो और ज्यादा अच्छा है कि आप उस दिन लोगों की फालतू की बातें नहीं सुनेंगे, और बहुत ज्यादा पीसफुल उस दिन आप महसूस करेंगे, क्योंकि आपके कानों में फालतू का जो नॉइज होता है वो नहीं पहुंचेगा। हाँ, इट विल बी डिफिकल्ट बट नॉट एज डिफिकल्ट एज बीइंग ब्लाइंड और बीइंग डम, क्योंकि बिना बोले और बिना देखे हम नहीं रह सकते। हाँ, बिना सुने काम चल सकता है फिर भी। तो दिस वाज द थर्ड सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस देखो बच्चों। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, कि ब्लाइंड होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा डरावना है। फ्राइटनिंग मतलब डरावना, और डरावना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सभी को यहाँ पे अंधेरे से तो डर लगता है। अगर आपको थोड़ी देर के लिए, इफ आई विल पुट यू इन अ रूम फुल ऑफ डार्कनेस, यू विल गेट फ्राइटेंड और यू विल गेट अफ्रेड। ठीक है, आपको डर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। लेकिन उन लोगों का सोचो जिनका की पूरा का पूरा लाइफ ही, पूरी जीवन ही क्या होती है, अंधकार में होती है। पूरा जीवन उन्हें अंधेरे में जीना पड़ता है, तो उनके लिए लाइफ कितनी फ्रेटनिंग होती होगी। ठीक है, और यही चीज कौन एक्सपीरियंस कर रही है, वो लिटिल गर्ल इज एक्सपीरियंसिंग दिस द सेम थिंग व्हेन शी इज ब्लाइंड फोल्डेड। तो उसको महसूस होता है कि बहुत ज्यादा डर लगता है जब हमें ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिख रहा होता है, और हमें नहीं पता होता कि कब कोई चीज आके हमें हिट कर जाएगी, या हम कहीं गलत जगह पे गिर जाएंगे, पैर हमारा पड़ेगा। तो दिस सिचुएशन इज वेरी फ्राइटनिंग, ऐसा वो कहती है। ठीक है, सो दिस वाज योर फोर्थ सेंटेंस। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ सेंटेंस। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। वो, याद करो बच्चों, जब वो लिटिल गर्ल ऑथर से ये कहती है कि आप मुझे वॉक पे ले चलिए, वॉक पे ले चलिए, और आप मुझे बताएंगे जो जो चीजें आप देख रहे हैं, आप अपनी नजरों से उन्हें मुझे दिखाने की कोशिश करेंगे, मतलब बताने की कोशिश करेंगे। यू विल डिस्क्राइब मी दोज थिंग्स। तो उस वक्त वो ये लाइंस कहती है कि ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम ही मुझे चीजों के बारे में बताओगे। क्लियर?
द सिक्स सेंटेंस इज लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, कि एक वॉक के लिए चलते हैं। तो ये भी कौन कहती है? लिटिल गर्ल ही कहती है कि वॉक के लिए चलते हैं गार्डन में, और उसके बाद वो कहती थी कि आप मुझे अब चीजों को दिखाएंगे। एंड द लास्ट सेंटेंस इज स्टूडेंट्स, द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस। वो ये भी कहती है, जब वो ब्लाइंड डे को कंपेयर कर रही होती है दूसरे डेज से, डेफ डेज से, डम डेज से, लेम डेज से, तो ये कहती कि जो दूसरे दिन है वो बुरे होते हैं, लेकिन वो आज के बराबर आधे भी बुरे नहीं होते हैं। यानी कि ब्लाइंड डे सबसे बुरा डे होता है। और ये डे ऐसे होते हैं बच्चों, ये इस तरह से डिजाइन किए गए हैं मिस बीम द्वारा कि हर स्टूडेंट को हर टर्म में इन डेज से गुजरना पड़ता है। मतलब ये एक काइंड ऑफ समझ सकते हैं जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं स्कूल्स में, उसी तरह से ये भी उनके प्रैक्टिकल एग्जाम है और ये उन्हें पास करने ही होते हैं। ठीक है, तो मैंने सभी सेंटेंसेस आपके सामने बच्चों क्या कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप इन्हें देखिए, रीड कीजिए और इनको ट्राई कीजिए सही ऑर्डर में, सही क्रम में लगाने का, एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द आंसर। आई होप कि आपने ये ट्राई कर लिया है, अब अपने आंसर्स को मैच करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट सेंटेंस जो कहा गया था बच्चों वो ये था, जो वो सबसे पहले क्या कहती है, ऑथर से मिलती है, देन शी सेज कि लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। ठीक है, सबसे पहले वो वॉक पे जाना शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस यही था कि वॉक पे चलते हैं, क्योंकि जैसे ही वॉक पे जाना शुरू करते हैं तब उनके बीच में कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा आ जाएगा लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, उसके बाद वो क्या कहती है कि हम वॉक पे चलेंगे, बट एज आई एम ब्लाइंड फोल्डेड, सो शी आस्क्स ऑथर दैट यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, कि आप मुझे चीजों के बारे में बताएंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा सेकंड सेंटेंस। थर्ड, आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, फिर वो ये कहती है कि काश आज का दिन ओवर हो जाए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो दिस वुड बी द थर्ड सेंटेंस। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, कि बाकी के दिन उतने बुरे नहीं हो सकते जितना कि आज का दिन बुरा है। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस। फिफ्थ हो जाएगा बच्चों, हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस। इसमें वो कहती है कि अगर हमारा लेग टाई कर दिया जाए और हमें एक क्रच की मदद से पूरे दिन भर हॉपिंग करनी हो, इधर से उधर कूदना हो, तो वो क्या लगता है, बहुत ज्यादा मजेदार लगता है, सीम्स टू बी फन। ये फिफ्थ सेंटेंस है। सिक्स सेंटेंस है बच्चों, आई डू नॉट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच। तो ये भी कहती है कि लेम डे भी उतना मुश्किल नहीं है, और इवन अगर जिस दिन मुझे डेफ डे होगा मेरा, जिस दिन मुझे डेफ बना दिया जाएगा, आई विल नॉट माइंड दैट एज मच एज दिस। ठीक है, ये आपका सिक्स सेंटेंस हो जाता है बच्चों। और लास्ट सेंटेंस था, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। लास्ट में वो ये कहती है कि लेकिन ब्लाइंड होना सबसे ज्यादा फ्राइटनिंग है, सबसे ज्यादा डरावना है। तो जिन बच्चों ने आंसर सही करे हैं, इट इज वेरी गुड, बट जिनका गलत है बच्चों, आप मैच कीजिए और इसको करेक्ट आंसर को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपके सामने, वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब आप पहले खुद ही डिस्कस कीजिए आंसर देखने से पहले, कि आपको क्यों लगता है कि जो राइटर है, ऑथर है, वो मिस बीम के स्कूल में गए होंगे। इस क्वेश्चन का बच्चों हमने बहुत अच्छे से पहले ही एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर लिया था, कि जो मिस बीम का स्कूल था वहां पे पढ़ाने का तरीका
बाकी स्कूलों से जो जनरल स्कूल्स होते हैं, जनरल एजुकेशन सिस्टम होता है, वहां से काफी ज्यादा अलग था। और ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइटर ने सुनी थी, ये हर जगह पे उनका स्कूल इस बात को लेकर के फेमस था। और ये बात इतनी फेमस होती गई कि ये बात राइटर तक भी पहुंची और राइटर ने भी स्कूल के बारे में जाना, मिस बीम के बारे में जाना। ठीक है। और वो काफी पहले से ही स्कूल में विजिट करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कभी उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और जिस दिन उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहां जाते हैं और स्कूल को विजिट करते हैं और वहां पे सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। तो हम इसे यही लिखेंगे इसके आंसर में, द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल बिकॉज ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द स्कूल, क्योंकि उन्होंने इस स्कूल के बारे में बहुत सी तारीफें सुनी थी, बहुत बातें सुनी थी। इस वजह से उनका मन था कि वो स्कूल में खुद पर्सनली जाकर एक बार विजिट करें और देखें कि ऐसा उस स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है जो बाकी के स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जा रहा, या फिर यहाँ क्या स्पेशल है इस स्कूल में। ठीक है। तभी तो इस चैप्टर का नाम भी उन्होंने बच्चों क्या लिखा है, अ स्पेशल काइंड ऑफ स्कूल। इज इट क्लियर? बिकॉज आपका मेन आंसर ये है, बिकॉज ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील, मतलब उन्होंने स्कूल के बारे में काफी तारीफ सुनी थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What was the game that every child in a school had to play? ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा क्या गेम था। गेम यानी कि बच्चों आप समझ सकते हैं, गेम किसको डिनोट किया गया है, जो उनके डेज थे। ठीक है। वो क्या गेम्स थे, वो क्या खेल थे जो हर बच्चे को जिसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी था। व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। हर बच्चे को वो गेम खेलना पड़ता था, वो खेल खेलना पड़ता था। ऐसे वो क्या गेम्स थे। तो बच्चों वो गेम्स डिनोट कर रहे थे किसको, ब्लाइंड डे को, डेफ डे को, लेम डे को, और डम डे को। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और ये सारे डेज मिस बीम ने कुछ ऐसे डिजाइन किए थे कि ये बच्चों को क्या लगे, दे मस्ट सीम टू देम एज अ स्पोर्ट्स। वो उसको स्पोर्ट्स की तरह ले, स्पोर्ट्स स्पिरिट की तरह उन्हें उसमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर उन्हें जानबूझ के जबरदस्ती इस तरह से कराया जाता तो इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता था। ठीक है। अगर आप जानबूझ के किसी को ब्लाइंड बनाएंगे, डेफ बनाएंगे, उसको वो जो करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, देखने से रोकेंगे, तो वो क्या हो सकता था, वो एक पॉजिटिव इफेक्ट लाने से के बजाय एक नेगेटिव इफेक्ट ला सकता था बच्चों के माइंडसेट में। लेकिन ये सारी चीजें कुछ इस तरह से परफॉर्म की जाती थी कि बच्चों को ऐसा लगे कि उन्हें कोई स्पोर्ट खिलाया जा रहा है, उन्हें कोई गेम खिलाया जा रहा है। ठीक है। ताकि उन्हें कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी ना पड़े उनके ब्रेन में, और वो जो मैसेज या फिर जो लेसन मिस बीम उन्हें सिखाना चाह रही थी, और वो लेसन क्या था बच्चों, ये सब कराने के पीछे आखिर असली मकसद क्या था मिस बीम का, कि उन्हें ब्लाइंड बनाया जाए, डेफ बनाया जाए, ताकि दे मस्ट रियलाइज मिस फॉर्च्यून, कि वो मिस फॉर्च्यून को रियलाइज कर सके कि आखिर मिस फॉर्चुनेट होना कैसा होता है, ब्लाइंड होना कैसा होता है, डेफ होना कैसा होता है, लेम होना, डम होना, या फिर इंजर्ड होना कैसा होता है। ताकि उनके मन में एक हमदर्दी है जो इन लोगों के लिए वो क्या हो सके, पनप सके। वो जब वो हेल्प करेंगे ऐसे लोगों को तो उनके अंदर क्या आ सके,
काइंडनेस वो सीख सकें कि किस तरह से इंसान के अंदर, बच्चों के अंदर हमें काइंडनेस को डेवलप करना है और साथ ही साथ इन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनाना है। क्लियर है बच्चों? तो ये एम था मिस बीम का, और इस वजह से वो इनको, इन सभी चीजों को क्या डिनोट करती है, एक गेम से डिनोट करती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले, ये सारा आपका क्वेश्चन से ही आएगा, चिंता मत कीजिए, आपको बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना है। देखो, द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले वॉज, यहां से आपका आंसर स्टार्ट होता है। वॉज दैट ईच टर्म, हर टर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, आप लोगों के स्कूल में भी क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, टर्म 1 टर्म 2, तो इससे हर टर्म में एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे, हर टर्म में एक बच्चे के पास ब्लाइंड डे होगा, अगले टर्म में उसके पास लेम डे होगा, नेक्स्ट टर्म में डेफ डे होगा, और अगले टर्म में इंजर्ड डे होगा, एंड वन डम डे होगा। इस तरह से हर टर्म में उनको इस डेज को क्या करना होता था, पार्टिसिपेट करना होता था, एंड इट वाज कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। क्लियर है बच्चों? और इसी को उन्होंने गेम से भी डिनोट किया है, क्योंकि मिस बी जब ऑथर पूछते हैं कि क्या बच्चे इस चीज में कोई नाराजगी नहीं जताते या फिर मना नहीं करते ऐसा करने के लिए, तो वो कहती है कि नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, उनको बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि हम ये चीज, जो एक्टिविटी है, ये कैसे परफॉर्म करते हैं, गेम के थ्रू, गेम के वे में परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती जानबूझ के ब्लाइंड बनाया जा रहा है, डेम बनाया जा रहा है, नहीं, ये कुछ इस तरह से क्रिएट किया जाता है ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो कोई गेम खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग सम गेम और एनी स्पोर्ट। क्लियर है बच्चों? Okay, students, let's move to the next question now. Each term, every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? Why is it the hardest? सबसे पहले तो बच्चों जो लाइन थी, दिस लाइन वॉज, पहले आप मुझे बताइए लाइन बोल कौन रहा था कि ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे एंड वन लेम डे? बताइए बच्चों, किसके द्वारा ये लाइंस बोली गई थी? Yes, very good. These lines were being spoken by Miss Beam. जब मिस बीम राइटर को एक्सप्लेन कर रही थी उनके स्कूल के क्राइटेरियन के बारे में, एजुकेशन क्राइटेरियन के बारे में, कि किस तरह से उनके स्कूल में पढ़ाई जाती हैं चीजें, क्या क्या वो पढ़ाते हैं, क्या क्या उनका बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन या फिर लेसन जो है वो बच्चों को डिलीवर करते हैं। तब वो इसी सीरीज में जब बताते हुए आगे बढ़ती हैं, वो कहती हैं कि हर टर्म में एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे वन लेम डे। तो ये कौन कह रही थी? ये मिस बीम कह रही थी। अब इस सेंटेंस को आपको सबसे पहले तो कंप्लीट करना है, और जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये भी बताना है कि अकॉर्डिंग टू मिस बीम विच डे वाज द हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट डे कौन सा होता है इन सभी डेज में से, एंड व्हाई इज वाज इट द हार्डेस्ट, और क्यों ये सबसे हार्डेस्ट होता है, रीजन भी बताना है। ओके, क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर। इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। ईच टर्म, कंप्लीट कर रहे हैं पहले सेंटेंस को। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे वन लेम डे, इसके बाद आएगा वन डेफ डे भी होता था। ठीक है, डेफ डे मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, जिस दिन बच्चों को क्या रहना है, बहरा बन के रहना है, उन्हें कुछ भी सुनना नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू हियर एनीथिंग। वन इंजर्ड डे, यानी कि उन्हें उस दिन कैसा होना है, इंजर्ड रहना है, यानी कि जख्मी, उनके हाथ को या फिर पैरों को क्या कर दिया जाएगा, जख्मी कर दिया जाएगा, मतलब रियल में जख्मी नहीं करा जाएगा, जिस पार्ट को जख्मी किया गया है उस पार्ट को क्या कर देंगे, वो टाई कर देंगे, ठीक है, ताकि वो उसको मूव ना कर सके। वन डम डे, यानी कि जिस दिन वो क्या बनेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू स्पीक, नॉट बी अलाउड टू स्पीक। क्लियर स्टूडेंट्स? so this was the complete sentence. अब बताते हैं, द डम डे वॉज द हार्डेस्ट बिकॉज द चिल्ड्रंस माउथ कुड नॉट बी बैंडेज। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मिस बीम, अब देखो बच्चों, दोनों अलग अलग रवैये हैं, राय है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। अगर हम यहाँ पे हमसे पूछता लिटिल गर्ल का पॉइंट ऑफ व्यू,
ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दैट लिटिल गर्ल, हार्डेस्ट डे कौन सा था? लिटिल गर्ल के अकॉर्डिंग हार्डेस्ट डे वाज द ब्लाइंड डे। वो बताती है कि सबसे मुश्किल डे कौन सा होता है? ब्लाइंड डे होता है। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच डे वाज द टफेस्ट डे, हार्डेस्ट डे अकॉर्डिंग टू मिस बीम, मिस बीम के अनुसार, तो मिस बीम के अनुसार हार्डेस्ट डे था बच्चों डम डे। और ऐसा क्यों था, इसका रीजन आप जान ले। द डम डे वॉज द हार्डेस्ट बिकॉज चिल्ड्रंस माउथ कुड नॉट बी बैंडेज, क्योंकि आप बच्चों की आईज को बैंडेज कर सकते हैं, उसमें पट्टी लगा के उन्हें देखने से रोक सकते हैं। लेकिन क्या आप किसी के मुंह पे पट्टी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना, क्योंकि मुंह पे पट्टी लगाने यानी कि एक तरह से क्या हो जाएगा, उनको सफोकेट करना, उनको उनकी सांस को रोकना, एंड विच वॉज नॉट मोरली करेक्ट, वो सही नहीं था। इसलिए वो लोग मुंह पे पट्टी नहीं लगाया करते थे। सिर्फ और सिर्फ इतना कहा जाता था कि आज आपका डम डे है तो आपको आज कुछ भी नहीं बोलना है। एंड ऑल इट डिपेंडेड ऑन दी विल पावर ऑफ द स्टूडेंट। सब बच्चों की विल पावर पर डिपेंड करता था कि उनके अंदर कितनी विल पावर है कि वो खुद को बोलने से रोकेंगे। ठीक है, तो इसलिए मिस बीम के अकॉर्डिंग डम डे वॉज दी हार्डेस्ट, क्योंकि बच्चों के मुंह पे बैंडेज नहीं लगाया जा सकता था। और किसी भी बच्चे के लिए अपने आप को बोलने से रोकना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे पूरे दिन भर क्या होते हैं, दे आर ऑल लाइक चटर बॉक्स, वो पूरा दिन भर चटर पटर करते रहते हैं। इसलिए उनके लिए सबसे मुश्किल बोलने से रोकना ही था। सो दे रियली हैड टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। उन्हें अपनी विल पावर का इस्तेमाल, एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे है इस्तेमाल करना था अपनी इच्छा शक्ति का। विल पावर आपको पता है बच्चों, यानी कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि हमें ये नहीं करना है या फिर करना है, तो उस चीज पे हम कितना ज्यादा टिके रहते हैं, डटे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर विल पावर। विल पावर टू रिमेन साइलेंट, यानी कि पूरे दिन भर चुप रहने की विल पावर उनको क्या करनी पड़ती थी, एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, इस्तेमाल अपनी करनी पड़ती थी। ठीक है बच्चों, सो अकॉर्डिंग टू द मिस बीम, अकॉर्डिंग टू मिस बीम, द डम डे वाज द टफेस्ट हार्डेस्ट डे। क्लियर? इस आंसर को नोट कीजिए। देन वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। What was the purpose of these special days? कि जो स्पेशल डेज थे इनका आखिरकार पर्पस क्या था, क्यों ऐसा कराया जाता था? तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज टू टीच द चिल्ड्रन थॉटफुलनेस, ताकि उन बच्चों को सिखाया जा सके, विचारशील बनाया जा सके, ताकि वो अपने विचारों पर ध्यान दे। साथ ही साथ वो काइंडनेस दिखाएं बाकी ह्यूमंस के लिए और क्रिएचर्स के लिए, और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें। दीज डेज मेक द चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। इन डेज के थ्रू ये बच्चे सीखते थे कि किस तरह से मिसफॉर्च्यून को अप्रिशिएट करना है, और कभी भी किसी मिसफॉर्चुनेट पर्सन का मजाक नहीं उड़ाना, और उनकी तकलीफों को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है, बाय मेकिंग देम शेयर इन द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स। जब हम उन्हें दूसरों की तकलीफों को क्या करवा पाएंगे, शेयर करवा पाएंगे। क्लियर है बच्चों? सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमारा ये जो चैप्टर था स्पेशल काइंड ऑफ स्कूल, इस जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मिस बीम के स्कूल में बच्चों को किस तरह से मिसफॉर्च्यून को समझाया जा रहा है कि किस तरह से जो मिसफॉर्चुनेट पर्सन होते हैं वो किन तकलीफों से गुजरते हैं, उन और साथ ही साथ उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि कैसे आपको काइंडनेस शो करनी है बाकी सभी क्रिएचर्स और ह्यूमंस के लिए, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनना है। तो इसके साथ इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजें सीखी। एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद some other chapters, some other stories. Till then, students, take care, have a good day, and thank you, students.